कोशिश कर रहे हैं और भी सिटीज़ में इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपैंड कर पाएँ। तो अभी करंटली हमारे कुछ 76 मेंबर्स हैं हमारे, द एग्जैक्ट फिगर। तो या मैं अपने बारे में बताऊं, मेरा नाम नमित है। मैं एल्कमी का एक एक्टिव मेंबर हूं और करंटली मैं चंडीगढ़ में हूं और यहाँ पर एक जॉब कर रहा हूं और साथ के साथ थिएटर भी परस्यू कर रहा हूं। तो ये तो बात रही एल्कमी के और मेरे बारे में। अब उनको बुलाते हैं जिनके लिए हमने ये सेशन रखा है। देखिए, बहुत इंट्रोडक्शन की ज़रूरत तो है नहीं उनको, क्योंकि टीवीज़ में वो 100 से ऊपर शोज कर चुके हैं, बहुत सारे वो थिएटर्स कर चुके हैं, 30 से ऊपर मूवीज़ कर चुके हैं। तो बहुत ही रिनोन फिगर है और ज़्यादा देर नहीं करूँगा मैं उनको बुलाने में। सो बुलाते हैं मिस्टर अमित बहल को। वी आर वेटिंग फॉर यू सर। हे हेलो सर। हाय नमित, क्या हाल? बहुत अच्छा सर, आप बताइए आप कैसे हैं? जिंदा हूँ भाई। इस लॉकडाउन में जैसे तुम्हारी स्थिति है वैसे मेरी स्थिति है, मतलब पूरे देश की स्थिति वैसे ही है। तो मतलब सभी लोग उस स्थिति से है, वैसे उस स्थिति से मैं भी गुजर रहा हूँ और आई थिंक हम सभी जूझ रहे हैं इसको। और मतलब जब थिएटर की तुमने बात की, जहाँ हम दर्शकों से वैसे रूबरू होते हैं, लेकिन अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम या डिजिटल मीडियम के माध्यम आप ये बताओ सबसे पहले कि आपका लॉकडाउन चल कैसा रहा है। देखो, मैं अभी बैचलर हूँ, चंडीगढ़ में हूँ, तो सुबह उठना, खाना बनाना, काम करना एंड ऑल। आपका कैसा चल रहा है सर? देखो, हमारी इंडस्ट्री का तो लॉकडाउन देश के लॉकडाउन से पहले ही हो गया था। हमारी इंडस्ट्री टीवी थिएटर इंडस्ट्री का लॉकडाउन 18 मार्च से है। तो 18 मार्च से तो हमारा लॉकडाउन हो गया। मैं दिल्ली में था उस वक्त। मैं एक रिकॉर्डिंग के लिए आया हुआ था और रिकॉर्डिंग आधी कंप्लीट करके ही मुझे वापस आना पड़ा। और उसके बाद से तो ये है कि क्योंकि मैं मीडिया एंटरटेनमेंट मीडिया स्कूल में आई एम विजिटिंग फैकल्टी एट मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। वहाँ पर मेरे स्टूडेंट्स का लेक्चर्स कंप्लीट करने थे। तो सिस्को वेबएक्स एक ऐप है, तो मेरे लिए भी एक नया असाइनमेंट था, मैं लेक्चर्स लेने थे। तो आर्ट कल्चर एंटरटेनमेंट कंटेंट फॉर फिल्म टीवी रेडियो एंड वेब एंड इंडियन मीडिया, तीन सब्जेक्ट्स मैं सिखाता हूँ वहाँ पे। तो मैंने करीबन 80 लेक्चर्स लॉकडाउन पे लिए। तो 12 अप्रैल तक तो मेरा काम हो गया। उसके बाद ओके। इनका असेसमेंट किया तो मैं 6 घंटे तो मेरे लेक्चर में चले जाते थे। बाकी मेरी स्क्रिप्टिंग या जो भी, फिर मैं एक्टर एसोसिएशन का जॉइंट सेक्रेटरी भी हूँ। तो एसोसिएशन का काम, हमारे जो अनफॉर्चुनेट एक्टर्स हैं जिनके पास थोड़े से प्रॉब्लम हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, और वो उनके लिए फंड इकट्ठा करना, बड़े एक्टरों को कनेक्ट करना, फंड ऑर्गेनाइज करवाना, प्लस कुछ स्क्रिप्ट पढ़ी थी मेरे पास, जो स्क्रिप्ट पढ़ना ज़रूरी था आगे की सीरियल्स की, एक नए नाटक की, तो वो स्क्रिप्ट थोड़ी पढ़ी। बाकी कुकिंग, बाकी मेरा डॉगी है, उसको नीचे वॉक पे ले जाना और बर्तन साफ करना, उसकी साफ सफाई, बेटे के ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए थे तो उसको गाइड करना। तो दिन ऐसे ही निकल जाता था मतलब। और बहुत सारा नेटफ्लिक्स, बहुत सारा अमेजोन, बहुत सारा फूड, बहुत सारा मतलब जिसको हम कहते हैं स्ट्रीमिंग और ओटीटी पे जितना जो पेंडिंग था वो सारा पेंडिंग, और किताबें पढ़ना। तो मुझे तो आई एम एंजॉयिंग द लॉकडाउन। मतलब आप तो एंजॉय कर रहे हो पूरा। हाँ हाँ, बट ये मतलब, लेकिन ये इंजॉयमेंट अभी कब तक चलेगा ये पता नहीं। मतलब जितना जल्दी अब इंजॉयमेंट हो गया, 1 महीने का इंजॉयमेंट हो गया, 1.5 महीने का, तो ऑलमोस्ट मेरे लिए तो ऑलमोस्ट 1 महीना 10 दिन, ये जितना जल्दी ये लॉकडाउन खत्म हो, मुझे अब थोड़ा पक रहा हूँ। क्योंकि एक्टर का बाहर जाना, और मुझे लग रहा है कि अगर 3-4 दिन और इस तरह रहा तो मुझे लगता है कि मैं अपने मोनोलॉग या मैं फिर अपने कुछ डायलॉग वायलॉग अपने घर वालों को मतलब बोल के उनके सामने दोहरा के ऐसे ही पकाऊंगा शायद। मतलब वो भी चाहेंगे कि मैं निकल जाऊँ घर से जितना जल्दी। सर एक मिनट रुकिए ज़रा, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं काफ़ी नॉइज़ आ रहा है। मैं चेक करता हूँ, बस एक मिनट दीजिए मुझे। या मैं ऐसा करता हूँ कि मैं ईयरफोन्स लगा लेता हूँ, शायद उससे थोड़ा सा नॉइज़ कम हो जाएगा। मैं भी लगा लूँ ईयरफोन्स? हाँ प्लीज़ सर, लाइक कि मेरी काफ़ी आवाज आ नॉइज़ रही आ है रहा है ठीक से? कुछ जो हमारे कि तो ऐसा मेरी कह रहे आवाज हैं। ठीक से आ रही है? नीतू, पहुंच देना मेरा ईयरफोन्स।
ये तो या फील्ड आई होप अभी नॉइज नहीं है, कोई कंफर्म करेगा एक बार? मेरी आवाज क्लियरली आ रही है, पर नहीं तो मैं हेडफोन लगाता हूँ। अ, हाँ अब बेटर है, ऐसा कह रहे हैं। हाँ, सर लगा लो, बट ईयरफोन्स लोग ऐसा कह रहे हैं आपसे भी। लगा ही लेते हैं यार। लगा लो सर। ये सारी चीजें, ये लो भाई हेडफोन्स भी लगा दी, तो एक सेकंड। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं। सर काफी प्यार मिल रहा है आपको। थैंक यू सबको, थैंक यू। लव यू लव यू मतलब लव यू लव यू लगा इसको, पड़ा है सर। हाँ इसको ई ई प्यार कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्यार। सही है सर। अरे सर, ई से इंजीनियर भी होता है। हाँ, ई फॉर और इंजीनियर भी होता है। हाँ, तो मेरे लिए तो हाँ, और जहां तक वो मुझे दोनों पता है चीज, कि आप दोनों। भी इंजीनियर ही थे हमारी तरह। हाँ यार, हाँ। लो पहले हेडफोन लगा लेता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल सर। अब आ रही है ठीक से आवाज? अरे सर बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। लाउड एंड क्लियर। तो हाँ भाई, मैं भी तुम्हारे जैसा इंजीनियर ही हूँ, मतलब। और 5 साल कॉर्पोरेट में नौकरी भी की मैंने। हाँ और हाँ। फिर उसके बाद ऑफ कोर्स, मतलब मेरी आई थिंक जिंदगी की किताब ऑलमोस्ट, मतलब विकिपीडिया और गूगल पे तो मिल ही जाएगी, बट हाँ, मैं भी, और मैं MNIT गया भी था। आई थिंक 2014 की बात है, आई थिंक। तो जब मैं तब इनका जो GNO टॉक्स था, तब उसके लिए गया भी था। तो हाँ, आई एम एन इंजीनियर, और इंजीनियरिंग के साथ साथ मैनेजमेंट भी किया है मैंने। तो ओके। 5 साल नौकरी की है मैंने बाकायदा। और हाँ। उसके बाद फिर मैंने अपने दिल की राह पकड़ी, और अब मैं आप लोगों के सामने हूँ। तो ये हाँ। बताओ सर, ये हृदय परिवर्तन हुआ कैसे? मतलब रेजिस्टेंस नहीं हुआ कुछ फैमिली वगैरह में? क्योंकि सर ऐसा होता है ना कि हम भी कुछ अनकन्वेंशनल करते हैं, तो लोग बोलते हैं कि यार क्या कर रहे हो, यही करो, इसमें अच्छा पैसा, उसमें क्या करोगे। नहीं, मुझे भी तो ये, मतलब जब मैंने टीवी और फिल्म में स्टार्ट किया, तो लोग जो मिलते थे बोले, नहीं आप अच्छा काम करते हैं, लेकिन वैसे करते हैं क्या आप लाइफ में? मैंने कहा जी मैं यही करता हूँ। अच्छा, नहीं नहीं वो तो हाँ। ठीक है, लेकिन मतलब काम काज क्या करते? मैंने कहा जी मैं यही करता हूँ। तो पहले 2-3 साल ये क्वेश्चंस उठे थे, बट आई नेवर वांटेड टू बी एन इंजीनियर यार। मुझे तो स्कूल से ही मतलब थिएटर की तरफ लगाव था। फिर उसके बाद जूनियर कॉलेज में भी थिएटर किया। फिर उसके बाद जब मैं इंजीनियरिंग में आया, तब भी बाकायदा इंटर कॉलेजिएट फेस्टिवल्स में सेमी प्रोफेशनल पे थिएटर, एलिक्यूशन, जैम्स, क्विजेस, क्रिएटिव राइटिंग, वन एक्ट प्लेस, कंपेयरिंग। मतलब आई डोंट थिंक पूरे देश में, आई थिंक फ्रॉम बिट्स पिलानी टू स्प्रिंग फेस्ट, तरंग, पता नहीं कौन सी मूड आया, ऐसा कोई स्टूडेंट फेस्ट हम्म। नहीं होगा जहां पर मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया। और ये स्कूल से ही था। स्कूल, और स्कूल भी हमारा लकीली एनकरेज करता था। तो हाँ इंजीनियरिंग के टाइम भी मैंने यही किया। इनफैक्ट जो मेरा कॉलेज है, रामराव आदिक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, RAIT, जिसपे जहाँ DY पाटिल स्टेडियम खड़ा है वहां पे, तो उसका मैं जनरल सेक्रेटरी भी था। मैं कॉलेज जाता हूँ, इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, इतना बड़ा स्टेडियम है, तो जो बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं वहाँ के, उन तो जो हॉल ऑफ फेम है, उसमें जो हमारे देयर आर सम ऑफ माय सीनियर, सम जूनियर, सम कंटेम्पररी, जो CEOs हैं, CFOs हैं, मतलब CEOs हैं। लेकिन हमारे प्लैक पे हमारे कॉलेज के 3 ऐसे लोग हैं जिनका नाम है हॉल ऑफ फेम में। एक मैं, एक जो इंडिया ओके के लिए जिन्होंने क्रिकेट खेला, एबी कुरुविला, जो, और ओके। शंकर महादेवन, जिसको तो मतलब पूरी दुनिया जानती है। तो हम 3 ऐसे हैं इंजीनियर्स हैं हु डिड नॉट मेक अ करियर आउट ऑफ इंजीनियरिंग। शंकर ने भी नौकरी की 1-1.5 साल, एबी ने भी की 1-1.5 साल, मैंने 5 साल नौकरी की। लेकिन अब ये लगता है कि शायद ये डिसीजन मुझे थोड़ा जल्दी ले लेना चाहिए था। जो एक मैं जानता हूं कि नमित, तुम और पवन जो तुम्हारे दोस्त हैं, और वैसे बहुत से इंजीनियर्स हैं जो एक जिंदगी की राह ढूंढना चाहते हैं, कि और 2 नाव में, कभी 3 नाव में जो सवार हैं। तो वो एक दुविधा है। लेकिन मैंने उस दुविधा से बाहर निकलने का निर्णय ले ही लिया था, मतलब 94 में ही, कि अब बस हुआ। क्योंकि 4 साल 90 से 94 मैंने पहले मुंबई में नौकरी की, फिर दिल्ली में नौकरी की मैंने। आई वॉज ट्रेन्ड इन द US, आई वॉज ट्रेन्ड इन फ्रांस, आई वॉज ट्रेन्ड इन इटली, एंड आई स्पेशलाइज इन बायोमेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स। लेकिन ओके। अब बस मतलब अब बस उसके बाद 90
94 में जब पहला डेली सोप इंडिया में आया था शांति, वहां से जो जर्नी शुरू हुई, तो अब 100 के ऊपर सीरियल हो चुके हैं, अभी तो ऑलमोस्ट 45 फीचर फिल्में हो चुकी है, वेब सीरीज हो चुकी है, इतना थिएटर। अब तो लगता है कि अब ये पहले कर लेना चाहिए था। जो भी 25 साढ़े 25 साल की जर्नी थी, हो सकता है वो 30 साल की जर्नी हो जाती, लेकिन कोई गम नहीं है, क्योंकि जिंदगी के रास्ते में सीखा ही है मैंने। और एक एक्टर के लिए तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिंदगी में जो भी अच्छा होता है, बुरा होता है, खुशी आती है, गम आता है, उससे एक एक्टर सीखता है और एक क्रिएटिव आदमी सीखता है। और मुझे लगता है कि अब सीख ही रहा हूँ और ये सीखता रहूंगा। इट्स ऑल एन एक्सपीरियंस, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अच्छा सर, आपने बताया कि आप थिएटर वगैरह भी करते थे, और बेसिकली हम तो थिएटर बैकग्राउंड से ही हैं, इंजीनियर भी हैं, तो काफी कनेक्शन है ही अपना। तो आप और आपने इतने सारे टीवी शोज वगैरह भी किए हैं, ज्यादा अच्छा आपको क्या लगता है? मतलब टीवी शोज बहुत अच्छे लगते हैं आपको या फिर थिएटर? एक बात बताऊं, अगर थिएटर में पैसा होता, अब क्योंकि तुम नौकरी कर रहे हो नमित, और तुम्हारे जैसे बहुत से लोग हैं जो नौकरी कर रहे हैं, जिनके पास आमदनी का एक जरिया है कि मंथली सैलरी आ रही है। अगर मेरे पास एक फिक्स्ड इनकम, अश्योर्ड इनकम अगर थिएटर से आती, तो मैं फिल्में जरूर करता, क्योंकि फिल्म का एक अलग एक नशा है, क्योंकि बिकॉज लेकिन थिएटर से जो लाइव इंटरैक्शन, जो लाइव इमीडिएटली जो ऑडियंस से एक रिएक्शन आपको आता है, वो तालियों की गड़गड़ाहट, या फिर वो गालियां, या फिर जो एक नर्वसनेस, फिर एक प्रोसेस जो होता है एक नाटक का, जब आपके हाथ में पहली एक स्क्रिप्ट आती है, फिर आप जब रीडिंग करते हैं, फिर रीडिंग के बाद आप लाइनें याद करके फिर ब्लॉकिंग शुरू होती है, फिर उसके बाद रिहर्सल्स का प्रोसेस, और उसके बाद ग्रैंड रिहर्सल्स, फिर परफॉर्मेंस, फिर हर परफॉर्मेंस में आपको जो एक नया एक मीनिंग मिलती है, एक नया कुछ जो मिलता है, वो जो एक नयापन, एक एड्रेनलिन रश, एक एनर्जी, एक उत्साह, वो मुझे लगता है कि और किसी मीडियम में नहीं है। इसीलिए जो लाइव परफॉर्मेंस होती है, मतलब हम कितने ही वीडियोस देख लें एमटीवी पर या कहीं और, लेकिन जब आप एक लाइव परफॉर्मेंस देखते हैं, व्हेन यू सी ए जाकिर हुसैन, और यू सी ए आर रहमान लाइव, और इवन पीपल सॉ नुसरत लाइव, या कब हम नसीरुद्दीन शाह को लाइव देखते हैं थिएटर पे, या हम ग्रेट्स को देखते हैं, तो लाइव परफॉर्मेंस का एक अपना, ओनली थिंग इज इंडिया में या देश, तो पूरे दुनिया भर में थिएटर इज ग्रेटिफाइंग, थिएटर इज इट्स लाइक एन ऑर्गेजम, है ना? एक बट फिल्म इज सैटिस्फाइंग, टेलीविजन इज अ स्टॉप गैप मीडियम, लेकिन टीवी ने मुझे आज ये मकाम दिया कि मैं सबके घर में घुसा हूं, है ना? और एक एक्टर के लिए बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है ये तीनों मीडियम को डैबल करना, लेकिन अगर मुझे पैसे मिले ढेर सारे, बहुत सारे अगर पैसे मिले, तो मैं अपनी पूरी जिंदगी थिएटर ही करूं। बिल्कुल सर, मतलब ये प्यार तो हमें भी है। और सर, अगर मैं एक बात बताऊं, तो जैसे हम थिएटर वगैरह करते हैं, तो आपको पता है उसका जो प्रोसेस होता है बहुत ज्यादा इंडल्जिंग होता है। मतलब बहुत दिनों तक प्रैक्टिसेस चल रही हैं, आप रिहर्सल्स कर रहे हैं, रन-थ्रूज कर रहे हैं, बट जब प्ले हो जाता है, उसके बाद ना एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, खालीपन हो जाता है एकदम। मतलब इसको खला कहते हैं। हाँ। क्या कहते हैं सर? उर्दू में इसको खला कहते हैं। अच्छा। हाँ, तो मतलब मुझे अभी तक याद है, जब मैं अपना पहला प्ले कर रहा था, और मतलब हम कॉलेज में ही थे, तो प्ले खत्म हुआ और नेक्स्ट डे मैं और मेरी एक फ्रेंड है वार्षिकी, हाँ, मतलब लिटरली रो रहे थे बैठ के लाइब्रेरी में, यार कुछ है ही नहीं जीवन में अब करने को। हाँ, सॉरी, बोलो। हाँ, नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ। तो आपके साथ ऐसा मतलब कुछ एक्सपीरियंस हुआ है कि मतलब बिल्कुल खालीपन आ गया? नमित, क्या होता है कि आप लोग जिस तरह का थिएटर कर रहे हो, कि आप लोग एक शो करके उसके बाद शायद आप दोबारा शो करते नहीं हो ना। हमारे लिए क्या होता है कि जब हम कॉलेज में थे, जब कॉलेज के एनुअल डे पे एक नाटक करते थे, तो नाटक के मैक्सिमम अगर कॉलेज डे 4 दिन चल रहा है, तो 4 दिन आपने प्ले परफॉर्म किया, 1 एक्ट प्ले, 1 घंटे का, 45 मिनट्स का, 20 मिनट्स का, 30 मिनट्स का। उसके बाद क्या, खत्म, है ना? एक एम्प्टीनेस आती थी, आप अगले साल के एनुअल डे के लिए रुकते थे, या फिर जब मैंने एमेच्योर थिएटर पहले स्टार्ट किया था, तो एक शो कर लिया हमने किसी बैंक के लिए या एक किसी कॉर्पोरेट हाउस के लिए, उसके बाद ये दोबारा नहीं होगा। या जब नुक्कड़ नाटक करता था मैं कॉर्पोरेट्स के लिए, लेकिन जब प्रोफेशनल थिएटर में हम आते हैं, तो जब इसका रिहर्सल प्रोसेस, क्योंकि आप एमेच्योर करें या प्रोफेशनल करें, रिहर्सल का प्रोसेस तो महीने 1.5 महीने का है। अब जैसे मैं
नीना गुप्ता और राजेंद्र गुप्ता के साथ मैंने एक प्ले किया था, सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक, जो बहुत ही मशहूर सुरेंद्र वर्मा जी का नाटक है, जिसपे मराठी फिल्म भी बनी थी। तो सूर्य की अंतिम किरण वी ओपनड इन द ईयर 2004 और 2009 तक हमने उसको खेला। तो वो खालीपन का कभी एहसास नहीं होता था। आप कर रहे हैं, अब मैं सलीम आरिफ साहब और गुलजार साहब के नाटक कर रहा हूँ 2012 से, और अभी तक कर ही रहा हूँ, उनके अलग अलग शोज होते रहते हैं। तो सिर्फ ये हो जाता है कि जब पहला राउंड ऑफ शोज खत्म होता है, एक अच्छी फीलिंग आती है, फिर आप वो पूरे प्रोसेस को आप एक लिव करते हैं। तो जो तुम खालीपना की बात होती है ना, तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि नाटक के और शोज करो, क्योंकि आप लोग उतनी मेहनत करते हो ना, आपने शो अच्छा कर लिया, लोगों को बुलाओ या उसके उसके वीडियो रिकॉर्ड करो, इसको भेजो लोगों को, तो वो खालीपन आएगा ही नहीं। और खालीपन ये आता है, ये जैसे मुझे खालीपन आता है जब मेरा एक टीवी शो जैसे मैंने 2 साल किया, उसके बाद जब लास्ट डे होती है शूटिंग की, और सब हम स्पॉट बॉय से लेके लाइट बॉय से लेके जितने लोग हैं सेट पे, जब उनके साथ गले मिलते हैं या सॉरी या थैंक्स यार बहुत अच्छा लगा ये वो, तो मैं समझ सकता हूँ कि वही फीलिंग तुम्हें आती होगी जब एक नाटक का शो खत्म होता है। हाँ, बट वो उस फीलिंग, इसलिए फॉर मी इट्स अ प्रोफेशन, कि मुझे एक जब फिल्म कंप्लीट होती है, जो फिल्म का जब आखिरी दिन होता है, और जब डायरेक्टर आपको सेट पर बुला के आपको कहता है कि इट्स अ रैप फॉर अमित बहल, और जब पूरा यूनिट तालियां बजाता है और अब एक बाव लेते हैं, तब आपके आंखों में आंसू होते हैं, बिकॉज फिर ये प्रोसेस अगली फिल्म के लिए होगा, लेकिन इस फिल्म में ये यूनिट इस मॉल में वापस नहीं मिलेगा। बिल्कुल सर। हाँ, वो एक है, वो तो एक प्रोसेस, वो तो एक प्रॉब्लम है, मतलब वो उसका एंड वी हैव टू लिव विद, उससे भी कुछ सीखना चाहिए। हाँ, तो सर आप जब थिएटर वगैरह कर रहे हैं और मूवीज वगैरह आप करते हैं, सीरियल्स वगैरह आप करते रहे हैं, तो सबके जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, आपकी लाइफ में भी आए होंगे सर ऑब्वियसली बहुत सारे। तो आपका स्ट्रगल कैसा था, और उस स्ट्रगल में आप अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखते थे? पता है ना, जब मैंने कॉर्पोरेट छोड़ के जब मैं फुल टाइम एक्टर बना 94 में, मैंने शांति शुरू किया, और 90, लेकिन शांति के साथ साथ एक और सीरियल कर रहा था, आरोहन पल्लवी जोशी का, जो दूरदर्शन पे आता था। देखा है वो, मैंने पूरा, वो काफी अच्छा हाँ, सीरियल था वो। हाँ, इंडियन नेवी में विमेन इन द इंडियन नेवी पर सीरियल था, अच्छी, बहुत अच्छी कास्ट थी। तो लेकिन जब 95 में मैंने सब कुछ छोड़ के सिर्फ एक्टिंग कर रहा था, तब मैंने रियलाइज किया कि पहले क्या था कि अगर शूटिंग कम होती थी तो भी पता था ना कि जॉब पे तो जाना ही है, मंथली सैलरी आनी ही है। लेकिन जब मार्च 95 में जब मैं फुल टाइम एक्टर बना, पहले 3-4 महीने इस बात का एहसास नहीं हुआ, क्योंकि महीने में 25 दिन शूट कर रहा था। आप जब ऑफिस जाते हैं तब भी सैटरडे संडे ऑफ होता है ना, कभी कभी संडे ऑफ होता है। लेकिन सडनली शांति में मेरा ट्रैक कम हो गया, इतने दिन यूटिलाइज नहीं हो रहे थे। फिर मैंने ये रियलाइज किया कि एक सीरियल ऑफर हो गया, आरोहन की शूटिंग खत्म हो गई, मैं 10 दिन बैठा हुआ हूं घर पे, मेरे इर्द गिर्द के लोग जो मेरे इंजीनियरिंग के दोस्त थे या जो मेरे पड़ोसी हैं, वो तो नौकरी पे जा रहे हैं। तो वो एक अजीब सा वर्ड होता था, पूरा दिन मैं करूं क्या, जिम भी कर लिया, जॉगिंग कर ली, अब शाम को पृथ्वी थिएटर जाने के लिए रुकता था, बट बाकी का पूरा दिन क्या करूं। फिर ऐसे दिन आते थे जब आपकी सेविंग्स खत्म हो रही है, क्योंकि आपने 6 महीने धड़ाधड़ किया, सडनली आपके 3 सीरियल ऑफ एयर हो गए, या आपने फिल्म की शूटिंग कर ली, आपके मनी एग्जॉस्ट हो गया। हमको आदत थी कि जो हम कमा रहे थे उसमें से थोड़ा बहुत बचा रहे थे जो जॉब में होता था। अब ये हो गया कि ये आपका व्यवसाय हो गया, ये बिजनेस भी हो गया आर्ट के साथ साथ। बिल्कुल। इसको समझने में ना नमित मुझे ऑलमोस्ट 3 साल लग गए। और उसके बाद जब मैं थोड़ा सा स्टेबल हुआ मेंटली, क्योंकि जवानी का जोश जैसे तुम्हारा जोश है अभी, जब थोड़ा सा सुलझा मैं, थोड़ा सा, तब मैंने रियलाइज किया भाई थोड़ा सेविंग भी करनी है, क्योंकि बुरे दिन अगर अमित बहल जैसे अदने से कलाकार के साथ आ सकते हैं, तो अमिताभ बच्चन जिन्होंने इतनी सारी चीजें झेली हैं, एबीसीएल से लेके उनकी इंजरी से लेके फिर वापस जो उन्होंने कम बैक किया है, तो जाहिर है कहीं ना कहीं एक तो उनकी क्षमता, एक तो उनका कम बैक की जो उनकी ताकत है, प्लस ऑब्वियसली देयर वाज सम काइंड ऑफ अ फाइनेंस बैकिंग। तो वो एक और मैंने ये भी रियलाइज किया कि अच्छा काम करने के लिए बुरा काम को मना करना पड़ेगा, और बुरा काम मना करने के लिए आपको अच्छे पैसे कभी कभी अपने दिल पर पत्थर डाल के, अपनी जेब पर पत्थर डाल के मना करना पड़ेगा। मतलब ये एक और ये मुझे टाइम लगा, और अभी भी कभी कभार जब बैंक बैलेंस डाउन होता है और कोई एक प्रोजेक्ट आता है कि अमित जी ये कर लीजिए, बहुत 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 सोचना पड़ता है कि माल अंदर कर लूं
कि लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो माल अंदर मत कर अमित, रुक जा, और भी आएंगे। और इस तरह से मतलब, और आई थिंक दैट इज द रीजन कि मुझे इस इंडस्ट्री में हर रोज एक नयापन लगता है ना, कि अगर उसी सेट पर भी जा रहा हूं हर रोज, या काम ज्यादा है तो भी नयापन है, काम कम है तो भी नयापन है, दुख है तो भी नयापन है, जेब में पैसे नहीं है तो भी नयापन है, जेब में बहुत सारे पैसे हैं तो भी एक नयापन। तो वो एक नयापन जो मैं एज अ रेस्टलेस सोल जिसकी तलाश कर रहा था मैं, वो एक उस सोल को या उस रूह को, एक आत्मा को जो समाधान, वो आई थिंक इस इंडस्ट्री में उस लेवल पर मिले। ओके। हाँ, अच्छा सर, मैं एक चीज और बता दूं कि हमारे दर्शकों को कि हम क्वेश्चंस भी ले रहे हैं, तो अगर अमित सर से आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं हाँ प्लीज तो आप पूछ प्लीज, सकते हैं। ठीक है। क्योंकि यहाँ मैं देख रहा हूँ धड़ 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 कोई लोगों की चीजें आ रही है, बट आई एम नॉट एबल टू यू नो। इवन आई एम नॉट एबल, मैंने एक फ्रेंड रखा हुआ है अपना अच्छा, कि ओके। तुम बता देना मुझे, मेरे को नहीं दिख रहा। हाँ तो भाई जो कोई पूछना चाहे कुछ भी पूछ लो, तो वो आपका फ्रेंड जब भी बताएगा मैं आंसर दे दूंगा। हाँ ठीक है, अभी एक क्वेश्चन आ गया सर। हम्म। तो पूछा है कि क्या एक्टिंग करियर परस्यू करने के लिए मुंबई में सेटल होना जरूरी है? हाँ, ये सवाल बहुत ही मतलब वैलिड है एक तरह से। सोशल मीडिया के आने से पहले मैं ये जरूर कहूंगा कि बहुत जरूरी था कि बंबई में आप सेटल हो। अगर आपको सिर्फ थिएटर करना है, जिंदगी भर सिर्फ रंगमंच पे टाइम निकालना है, तो आप कहीं भी थिएटर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मीडिया में काम करना है, फिल्म, टीवी, वेब में एक जमाने में लोग काम करना था, तो आपको बंबई रहना जरूरी था। लेकिन आज की डेट में नहीं, क्योंकि लोग आपसे आपके ऑडिशन टेप्स, आपसे सेल्फ टेस्ट मोबाइल पे मंगवाते हैं, मेल पे मंगवाते हैं। आप सेल्फ टेस्ट या सेल्फ ऑडिशन आपके मोबाइल पे या घर पे अगर डिजिटल कैमरा आप उससे ले सकते हैं। लेकिन ट्रेनिंग तो आपको लेनी पड़ेगी ना। क्या है, टिकटॉक और इंस्टा लाइव पे या यूट्यूब पे वीडियो डाल के सभी को अगर लगता है कि यू नो सभी एक्टर हैं, ऐसे देखा जाए तो जितने ये मीडिया एप्स, तो वो दैट विल नॉट बी द एंड रिजल्ट। अगर आपको लंबी रेस खेलनी है, आपको एक तो ये है कि अगर एक्टिंग को करियर बनाना है, आप कहीं भी रह सकते हैं। हमारे दोस्त हैं राजेश तेलंग, जिनको आपने है ना मतलब अब सिलेक्शन डे में भी थे, दिल्ली क्राइम में भी थे, बहुत सारी फिल्में कर रहे हैं। राजेश दिल्ली रहते हैं। बहुत से दोस्त हैं जो लोग दिल्ली में रहते हैं और अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। लोग कलकत्ते में रह के हिंदी फिल्में कर रहे हैं। हाँ, ये है कि प्रॉक्सिमिटी बंबई में हो, मतलब फिजिकल प्रॉक्सिमिटी हो, तो एडवांटेज तो है। लेकिन ये है कि आप अपने शहर में रहकर अगर आपको 2-3 काम मिल जाते हैं तो बेटर है, क्योंकि यहाँ ज्यादातर स्टूडियोज यहीं पर है, शूटिंग यहीं पर होती है। इट इज लाइक अगर शूटिंग आपकी भोपाल में हो रही है, इंदौर में हो रही है, बैंगलोर में हो रही है, चंडीगढ़ में हो रही है, तो आप कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन सारे फिल्म और टीवी ऑफिस 90% यहीं पर हैं, तो वेब का भी ज्यादा काम यहीं पर हो रहा है। तो एटलीस्ट जब आपके पास 2-3 काम हो, तब तो आपको बंबई शिफ्ट होना होगा। जब तक एक काम, 2 काम या सिर्फ ऑफ हैंड काम है, यू कैन स्टे इन योर ओन सिटी एंड वर्क, बट एट द एंड ऑफ द डे तो बंबई आना पड़ेगा ना। इट्स लाइक मतलब पीपल हु आर, और ये थोड़ा सा दिक्कत ये है कि अमेरिका में पीपल कैन स्टे इन शिकागो, इन लॉस एंजलिस, इन न्यूयॉर्क, इन यू नो ब्रैडफोर्ड और एनीवेयर एंड वर्क इन एलए। वहां पे भी यू नो स्टूडियो सारे एलए में है, बट वहां पे शूटिंग सिर्फ लॉस एंजलिस में नहीं होती है। प्रॉब्लम बंबई में ये है कि टीवी की 99.9% शूटिंग बंबई में होती है, और सबसे ज्यादा काम टीवी और वेब में ही है। तो वेब और फिल्म की शूटिंग तो ऑल ओवर इंडिया होती है, आउटसाइड द कंट्री होती है। लेकिन अगर टीवी पर प्राइमरीली काम करना है तो फिर बंबई थोड़ा शिफ्ट होना जरूरी है, बिकॉज टीवी में अगर आप लीड रोल, सेमी लीड रोल या कंटिन्यूटी का रोल कर रहे हैं, तो आपके महीने के 18 से 19 दिन तो आपकी शूटिंग आती है। तो आप कैसे किसी और शहर से अप एंड डाउन करेंगे? बिल्कुल सर। अच्छा सर, जैसे मुझे तो थिएटर, मतलब पर्सनली थिएटर की तरफ मैं ज्यादा इंक्लाइंड हूँ, तो मैं बार बार आपसे थिएटर के क्वेश्चन पूछूंगा घूम करके। तो मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताता हूँ अपना। हम अब एक प्ले कर रहे थे अपना मुंबई मेल, और सब कुछ स्मूथ फ्लो चल रहा था एकदम, और सडनली क्या हुआ कि एक एक्टर था, उसने डायलॉग चेंज कर दिया। मतलब होता है ना सर कि जैसे सिमिलर डायलॉग्स हैं, एक पेज पे डायलॉग है, उसके फिर 3 पेज बाद का डायलॉग था। हुआ क्या, 15 मिनट बिल्कुल ब्लैंक हो गया। मतलब लाइक 15 मिनट का सीन बिल्कुल आउट, और वी वर ब्लैंक ऑन स्टेज कि यार ये क्या हुआ। तो
आपके साथ ऐसा कभी कुछ ब्लंडर हुआ है कि मतलब यू आर ऑल लाइक यार लाइफ चल रहा है, मैं क्या बोलूं आगे, कुछ पता ही ना चला हो, या बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया आपने, बाद में अपने आप को सोच रहे यार शिट ये नहीं करना था? ये मेरे साथ एक बार हुआ है। हाँ, परितोष पेंटर हैं, काफी थिएटर करते। परितोष का हम प्ले कर रहे थे, हाँ, सी नो इविल यर नो इविल, हांगकांग में। हम्म, और मैंने उससे पहले इस प्ले का सिर्फ 1 साल पहले शो किया था, क्योंकि मैं रिप्लेसमेंट था किसी और का। और चूंकि हांगकांग में वो चाहते हैं कि नोन कलाकार आए, तो उसमें मैं और कीकू शारदा और किशोर मर्चेंट और आई थिंक स्मिता बंसल और काफी लोग थे हम लोग उस प्ले में। ओके, और चूंकि मुझे 1 साल के बाद था, हमने सिर्फ फ्लाइट में डायलॉग रिहर्स किए थे, उनको लगा था कि अमित कर लेगा, मुझे भी लगा था। लेकिन नई ऑडियंस, हांगकांग में इंडियन आर्ट सर्कल, 4,000 का क्राउड, में टोटली ब्लैंक हो गया। ओके, और मुझे ऐसे लगा कि वो जो मैं 2.5 मिनट, तुम तो 15 मिनट की बात कर रहे हो, मैं 2.5 मिनट जो वो स्टेज पे थे, मुझे लगा मैं एटलीस्ट 10 मौतें मरा हूं। 10 मौतें, वो 2.5 मिनट स्टेज पे मुझे 6 घंटे लगे। ऐसा लगा कि 6 घंटे गुजर गए, और 6 घंटे में पूरा ऑडियंस मेरी धज्जियां उड़ा रहा है। लकीली ऑडियंस को पता नहीं चला, मेरे को एक्टर्स ने कवर अप कर दिया, फिर मैंने भी क्यों पकड़ लिया। आई केम बैक टू माई सेंसेस। एक और बार ऐसा हुआ था, हम एक प्ले कर रहे थे, थैंक गॉड मेरे इंडिया में ऐसा नहीं होता। एक पॉलिटिकल सटायर था जिसमें सचिन खेड़ेकर, मैं और कुछ और कलाकार थे, आशीष रॉय, हम लोग सब थे। ओपनिंग शो था हमारा रंगशारदा में, जिसमें पूरी प्रेस और इंडस्ट्री के काफी दिग्गज आए थे देखने के। और हमारा एक को एक्टर, जिसकी मेजर लाइन है, वो पूरा का पूरा एक पन्ने का ऑलमोस्ट एक चंक है, जिसके बीच में उसको 7 लाइनें थी, और वो 7 लाइनें आगे की 10 लाइनों को जोड़ने वाली वो लाइन। ओके, और जिसमें सचिन खेड़ेकर बंधे हुए एक पॉलिटिशियन है, जिसको मैं एक डाकू बन के उसको अरेस्ट किया हुआ है, और मैं अपने बंदे को बोलता हूँ कि बोल क्या किया इसने, हाँ, और वो लाइन भूल गया। क्योंकि जब तक वो नहीं बताएगा कि क्या किया इस पॉलिटिशियन ने या इस नेता ने, तो आगे की लाइन नहीं आएगी। जी, और सचिन खेड़ेकर मुझे देख रहे हैं, मैं उसे देख रहा हूं। जब तक ये लाइन नहीं बोलेगा वो कलाकार, ना तो सचिन आगे बढ़ा सकता है ना मैं। और मैं बार बार उसको ये बोलता कि बेटा बोल, बेटा बोल। वो नहीं बोल पाया। फाइनली पता नहीं क्या हुआ, हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर जो भी था, उसने विंग से प्रॉम्प्ट किया, जो ऑडियंस ने सुना। ऑडियंस से लाफ्टर भी आई, क्योंकि भाई 2 प्रोफेशनल एक्टर, और मतलब लोग सचिन और मुझे जानते भी, आशीष रॉय को भी जानते। और तब भी उस ऑडिटोरियम के एयर कंडीशन के अंदर मेरे मतलब पसीने से। बट इट्स, आई थिंक दैट इज द ग्रेट थिंग अबाउट थिएटर, एंड दिस कैन हैपन टू एनीबॉडी। It can यही तो happen to the फील है सर greatest. थिएटर का। It is the greatest. It can happen to the greatest of actors. It can happen to the greatest. And ये इसकी वजह से जब भी मैं, चाहे मैंने एक प्ले के 100 शो किए होंगे, जब भी अगली परफॉर्मेंस होती है, एक क्वीजी सा, अजीब सा नर्वसनेस होता है। 3-4 बार मुझे लगता है कि मुझे बाथरूम जाना है और पानी पीना है, नर्वस रहता हूँ। लेकिन जब पहली एंट्री कर लेता हूँ, जब पहली बार लाइट्स आती है, जो पहले 30 सेकंड्स एक बार निकल जाते हैं, उसके बाद आपको लगता है चलो अभी आप, इट्स लाइक प्लेइंग अ T20। फिर आप स्मूथली, और उसी का दैट्स द जॉय ऑफ थिएटर। मैं कहता हूँ सर, इसी बात से मुझे याद आया, लास्ट सेमेस्टर था मेरा कॉलेज का, और एक प्ले है विजय तेंदुलकर साहब का, खामोश तारा जारी है। हाँ, तो मैं वो डायरेक्ट कर रहा था। तो शांतता कोर्ट चालू है, उसका ओरिजिनल हाँ मराठी वर्जन। हाँ जी जी जी। तो उसमें मैं पोंक्षे कर चुका हूँ। अच्छा। हाँ, तो हम सेम कैरेक्टर कर रहे थे। तो उसमें क्या था कि जो हमारे जज साहब थे, जिनको हमने जज साहब बनाया था अपना, तो वो अक्सर ऑर्डर बोलना भूल जाते थे। तो जो बालू रोकड़े था, जो उनके साथ में खड़ा होता है, तो ऑन स्टेज हमारा चल रहा है, ऑन स्टेज वो उनको बोलता है धीरे से, सर ऑर्डर बोलो, ऑर्डर सर ऑर्डर बोलो। पता नहीं चल रहा, बट मुझे दिख रहा है। एंड आई वाज लाइक भाई, यही डायनेमिक्स सर थिएटर के। वो कमाल है। मतलब हम इब्राहिम अलकाजी साहब जो मेरे गुरु हैं, जो मेरे उस्ताद हैं, जो एनएसडी के फाउंडर डायरेक्टर रह चुके हैं, जिन्होंने नसीर भाई, पंकज कपूर, ओमपुरी, सुरेखा सेकरी, सबको ट्रेन किया है। तो अलकाजी साहब का हम प्ले कर रहे थे विरासत। और उसमें बहुत अच्छी कास्ट थी, स्वरूपा घोष, वाणी त्रिपाठी, जयती भाटिया, सुशांत सिंह, मैं। ओपनिंग शो था और एलटीजी थिएटर दिल्ली में, और पूरा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आया था देखने के लिए, पूरा मंडी हाउस देखने के लिए आया था। कुछ बड़े बड़े दिग्गज आए हुए थे जो अलकाजी साहब के फैन। और उसमें
एक दादी का रोल कर रही थी, डबल कास्ट थी हमारी, को एक्टर से नाम नहीं लूंगा, जिसमें उनको हर हर आधे घंटे के बाद उनका एक, उसमें ये महेश एलकुंचवार का मशहूर नाटक है वाड़ा चिरेबंदी, जिसका हिंदी अडेप्टेशन था विरासत, और हम उसके 3 पार्ट्स कर रहे हैं। उससे पहले हमने ग्रैंड रिहर्सल किया था रात को, तो सारे सब थके हुए थे, तो दादी जो है, दादी का कैरेक्टर कर रही थी, उनको हर आधे घंटे के बाद एक पॉइंट पे वेंकटेश बोलना था। वेंकटेश यानी उनका पति जो मर चुका है। ओके। और सडनली सीक्वेंस चल रहा है मेरा और जयती का, जिसके बीच में उसका वेंकटेश आना था। काफी टाइम तक वेंकटेश नहीं आया, और जयती मुझे इम्प्रोवाइज करके पूछी कि लगता है दादी सो रही, और एक माइक रखा हुआ था, फुट माइक, दादी के बिस्तरे के पास, जिसमें उनका वेंकटेश सुनाई देना था। ओके। और दादी वाकई सो गई थी, क्योंकि माइक पर सिर्फ खर्राटों की आवाज आई। ओह। और इट वॉज शॉकिंग। तो ऑडियंस ऑफ कोर्स हंसी, फिर जयती ने इम्प्रोवाइज किया, दादी दादी उठो, फिर उसने सडनली आके बोला वेंकटेश। तो ऐसा मतलब ये थिएटर का अपना एक मजा है ना। सो इट्स लाइक दैट्स द जॉय ऑफ यू नो बीइंग अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ थिएटर। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है जो बार बार आ रहा है मेरे पास कि एक आशुतोष है, उन्होंने पूछा है कि ऑडिशन प्रोसेस में बहुत से फेक लोग मिलते हैं। दे आस्क यू फॉर मनी, कि अगर आपको रोल चाहिए तो पहले ये फोटोशूट कराओ, वो फोटोशूट कराओ। तो कैसे पता चले कि भाई कौन सही है कौन गलत है? यार ये I face this very often because I am the senior joint secretary and the chairperson of the outreach committee of CINTA, which is the Cine and TV Artists Association, which is India's oldest and the biggest actors association. जहाँ 1958 से हम लोग हैं, जहाँ पर मिस्टर अमिताभ बच्चन से लेकर नाना पाटेकर से लेकर शाहरुख खान, सलमान खान, टीवी के कलाकार, सब हम मेंबर्स हैं उसके। और हमारा अफिलिएशन जितने एक्टर्स एसोसिएशन उन सबके साथ। कोई अगर फेक, ये जो फेक ऑडिशन वाला जो मामला होता है ना, ये थोड़ा सा इसका चेक करना बड़ा स्ट्रेसफुल इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको पता नहीं चलता कि भाई कौन ऑडिशन के लिए बुला रहा है। इट इज बेस्ट, और सारे प्रोडक्शन हाउस की डिटेल्स आज की डेट में वेबसाइट, मतलब उन सबकी वेबसाइट्स अवेलेबल है, उन सबके डिटेल्स अवेलेबल है। और अगर आप सीरियस हैं, बिकॉज क्या है, लोगों के क्या है कि एक्टर बनना एक तो ग्लैमरस है, लोगों को लगता है कि बहुत यू नो कमाल का एक प्रोफेशन है जहां पर नेम एंड फेम फटाफट मिल जाता है। बिल्कुल। हमारा सिंटा में हम लोग हर रोज यही झूठते हैं कि किसी एक्टर का फोन आता है कि वहां पर फेक ऑडिशन हुआ, किसी ने पैसे ले लिए, किसी ने फेक कार्ड के लिए पैसे ले लिया, किसी ने सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया, किसी ने बंबई बुला लिया कि भाई बालाजी में ऑडिशन हो रहा है। हम बालाजी के गेट के बाद पहुंचे, वहां तो बालाजी में कोई ऑडिशन नहीं हो रहा था। इसकी ऑथेंटिसिटी चेक करना बड़ा मुश्किल है, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया। बट आपको सिर्फ यही है कि फेसबुक पे काफी ऑडिशन अपडेट्स जेन्युइनली आते हैं। हमारा सिंटा का जो वेबसाइट है उस पे भी हम रेगुलर ऑडिशन अपडेट्स अपने मेंबर्स के लिए पोस्ट करते हैं, बट सम पीपल कैन यूज दैट एंड गो। बट इफ यू आर सीरियसली लुकिंग एट बिकमिंग एन एक्टर आफ्टर हैविंग डन योर ट्रेनिंग, सबसे पहले तो यार ट्रेनिंग, सबसे पहले जैसे तुम थिएटर कर रहे हो या तुम्हारे कॉलीग पवन थिएटर कर रहे हैं, थिएटर करना, एक ट्रेनिंग लेना, एक जेन्युइन एक्टिंग कोर्स में जाना। बिकॉज एटलीस्ट आप अपने आप को परख तो लो कि आप कितने पानी में हो। हम सबको लगता था कि जब मैं भी मुझे लगता था कि मैं कमाल का एक्टर हूं, बिकॉज मतलब उस जमाने में जब हम स्कूल कॉलेज में होते थे, क्योंकि आप छोटे तालाब की बड़ी मछली, जब हम बड़े तालाब में आए तब तो हमारे पास ये सहूलियत भी नहीं थी। हम अपने ऑडिशंस या फोटोग्राफ्स मोबाइल के थ्रू भेज भी नहीं सकते थे, एक हार्ड कॉपी भेजनी पड़ती थी। और एक ऑडिशन के लिए मुझे याद है उस टाइम पर हम सब जो आज जिंदगी में ठीक ठाक कर रहे हैं, हम सब अच्छे खासे एक्टर उस एक ऑडिशन के लिए पहुंचे थे, एक रोल के लिए। और मैं आपको नाम बताता हूँ, आशुतोष राणा, मनोज बाजपेयी, कुमुद मिश्रा, हर्ष छाया, गिरीश मलिक, मैं, महेश ठाकुर, संजीव सेठ, माधवन, अनूप सोनी, हम सब कंटेम्प्रेरीज हैं उसी रोल के लिए। सचिन खेड़ेकर, हम सब उसी रोल के लिए पहुंचते थे। इतना में कंपटीशन था हम, बिकॉज हम वही कंटेम्प्रेरीज थे, सब उसी टाइम उसी एज ग्रुप के थे ऑलमोस्ट। ऋतुराज, ओ माय गॉड, इट वाज मतलब एक शेर है तो एक सवा शेर है। और आज की डेट में तो ये है कि अपॉर्चुनिटीज भी इतनी ज्यादा हैं, सप्लाई भी ज्यादा है, डिमांड भी ज्यादा है। तो थोड़ा सा पीपल हैव टू बी केयरफुल। और
अभी उसकी ऑथेंटिसिटी कैसे चेक करना, वो एक गड़बड़ है यार। इतना बड़ा मुल्क है, और सिर्फ यही है कि जितने प्रोडक्शन हाउसेस हैं उन सबके नंबर्स आर अवेलेबल ऑन द नेट सिंस। ओके। सो थोड़ा ऑथेंटिसिटी आपको वो चेक करना पड़ेगा। बट इफ यू आर सीरियस then you must go to a reputed acting course or do a lot of theater, and then eventually there are ways and means of pursuing this career. It's like जैसे आप you must have definitely given a campus job, then एक के बाद एक आपकी opportunities and how your growth is, or to get the first break is an issue. So that is something, वो इसके लिए ना एक सेशन पर इतना सब ज्ञान देना ना थोड़ा सा कठिन होगा। इसके लिए पूरा सेशन लगेगा। जैसे मतलब मैं 4th May को आई एम टेकिंग अ 1.5 hour सेशन विद ऑल दी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स ऑफ व्हिस्लिंग वुड्स। नाउ व्हिस्लिंग वुड्स इज अ रेप्यूटेड एक्टिंग इंस्टीट्यूट। सुभाष घाई साहब उसके चेयरपर्सन है। अब उनके स्टूडेंट्स को भी गाइड करना कि हाउ टू एंटर द इंडस्ट्री एंड हाउ टू गेट इनटू मेंबरशिप्स एंड हैंडल ऑडिशंस एंड ऑल दैट। तो ये तो बड़ा मतलब वो एक सेक्लूडेड और एक बहुत ही कंफर्टेबल एनवायरनमेंट से आते हैं। अब इंस्टाग्राम जैसे मीडियम पर सबको ये इसके बारे में 100% कुछ बोलना थोड़ा सा कठिन है। दैट इज मतलब। अच्छा, जैसे सर जैसे आपने ये बात की कि भाई ट्रेनिंग और इन सब की बहुत जरूरत है, तो जैसे हम सब हैं, सो वी ऑल आर काइंड ऑफ एमेटर थिएटर एक्टर्स, और हम एज अ हॉबी थिएटर को परस्यू कर रहे हैं। तो मतलब वी आर अनट्रेन्ड बेसिकली, और हम कहीं ना कहीं एक कमर्शियल थिएटर कर रहे हैं। तो पीस ऑफ एडवाइस लाइक फॉर हम सब के लिए, जिससे हम सब और इम्प्रूव कर पाए। नमित, नसीरुद्दीन शाह की किताब है एंड आई थिंक इट्स कॉल्ड देन वन डे। नसीर भाई कहते हैं कि एक तो बात है कि इफ इन योर लाइफ यू हैव 2 choices, death and acting, and you have to choose between one, only then become an actor. It's a tough job. It's a very tough job. जैसे मैंने तुम्हें बताया कि एक एक्टर के हाइज एंड लोज, बिकॉज यू आर ऑलवेज एट द स्क्रूटिनी ऑन द सेट ऑल्सो। The cameraman is looking at you, the director is looking at you, everybody on the set is looking at you, the writer is writing for you, the makeup man is doing your makeup, sound recordist is putting the mic on you, then the audience is watching you. In theater also is the same thing. जिंदगी भर आप स्क्रूटिनी में रहेंगे, और अगर आप पब्लिक आई में, प्राइवेट आई में, हर जगह आप स्क्रूटिनी पे ही रहेंगे। तो मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आई फील कि जो मैंने कॉलेज में थिएटर किया उससे मुझे ये समझ में आया कि यस मेरी इंक्लिनेशन है। उसके बाद जब मैंने पहले प्ले की रीडिंग की, धीरे धीरे आई गेन्ड कॉन्फिडेंस एंड आई सेड दैट let me just try this. But then my guru said, Amit, if you're going to try this, it will be like another job. Decide in your mind what you want to do. Self-analysis, self-assessment. और self-analysis, self-assessment कब होता है? जब आप 1-2 पब्लिक परफॉर्मेंसेस करते हैं, आप अपना काम कुछ लोगों को दिखाते हैं, उसके बाद आपको लगता है यस। एंड आई थिंक आई वॉज वेरी लकी, मतलब ऊपर वाले की दया है, लोगों का प्यार है कि मेरे पहले सीरियल में मुझे अवार्ड्स मिले, पहले सीरियल में ही दर्शकों ने मुझे एक्सेप्ट किया। सो आई थिंक दैट्स व्हाट गेव मी द कॉन्फिडेंस। और उसके बाद लेकिन पहला सीरियल जब शांति ऑफ एयर गया, उसके बाद में 3 महीने मैंने कैमरा फेस नहीं किया था। आई वाज इन अ बैड शेप, बट कहीं ना कहीं ये था कि नहीं, जब 3 साल एक सीरियल ने मुझे रोजी रोटी भी दी और दर्शकों का प्यार भी दिया है, आएगा अच्छा काम आएगा, और आया। और आज की डेट में भी ऐसा ही है कि अच्छे दिन आते हैं, बुरे दिन आते हैं। कभी मीडिया आपके कदम चूमती है, कभी मीडिया आपको इग्नोर करती है, कभी कभी लोग आपको इग्नोर करते हैं। बट फॉर मी इट्स अ लर्निंग प्रोसेस, और दिस इंडस्ट्री एक्चुअली डज नॉट टेस्ट योर टैलेंट, इट टेस्ट योर पेशेंस। टैलेंट तो आप तब दिखाएंगे, या टैलेंट तो आप तब दिखाएंगे जब आपको कैमरा के सामने ब्रेक, द पेशेंस टू वेट फॉर द शॉट, टू वेट फॉर द गुड रोल, टू वेट फॉर योर लाइन्स टू कम, टू वेट फॉर oneself to go on stage, to wait for the audience reaction. It is all patience. अगर सब्र और ये सब मतलब सब्र है, तो I think the industry is a great place to be in. So sir, like what is मैं कहूँगा कि आप किस चीज को ज्यादा प्रेफर करते हैं, like actors satisfaction or public appreciation?
what matters more to you? बोथ बोथ Both. बोथ। Like it's a 50-50. यार मुझे मिस्टर अलकाजी हमेशा कहते थे कि हम्म एन एक्टर्स जर्नी और एनी कंप्लीट परफॉर्मेंस इज नेवर कंप्लीट विदाउट द ऑडियंस। हम्म व्हेन यू परफॉर्म टू एन एम्प्टी थिएटर, हाँ, Yeah. आपको कौन देख रहा है? हम्म दर्शक के बगैर, दर्शक चाहे वो थिएटर में हो, चाहे वो टीवी सेट्स के सामने हो, या सिनेमा हॉल में हो, या आपके वेब प्लेटफॉर्म पे हो, दर्शक तो दर्शक है। बिल्कुल। दर्शक आपकी परफॉर्मेंस को कॉम्प्लीमेंट करता है। आप कभी कभार ये होता है कि आपको ये लगा ये कमाल की परफॉर्मेंस है, मैंने कमाल का रोल किया, लेकिन दर्शकों ने उसे देखा ही नहीं, हाँ, तो आपकी परफॉर्मेंस कंप्लीट नहीं होती है। okay. कई बार ये होता है कि आपकी परफॉर्मेंस आपको लगे कि आपने बहुत सोल सेटिस्फाइंग की है, और कभी कभार आपको और दर्शकों से वो अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। दैट इज अगेन यू हैव टू लिव विद इट। कभी कभार आपको लगा कि यार आई वाज नॉट सेटिस्फाइड विद माय परफॉर्मेंस, बट द ऑडियंस हैज लव्ड इट। You really don't know what is going to work for you as an actor, what is going to work for you as in terms of what performance is going to work for you, what role is going to work for you, what particular character is going to work for you. So that journey of self discovery, self analysis, trial and error is something that an actor should be ready till his dying day. ओके सर, एक है हमारे दर्शक देवदत्त, उनका एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि जैसे आपने मल्टीपल शोज की बात की, तो अगर आप एक ही रोल को बार बार कर रहे हैं तो एक मोनोटोनिसिटी आती है। तो आप एक ही रोल को अगर आप बार बार प्ले कर रहे हैं तो उसको रिफ्रेश कैसे रखना है? यार थिएटर में तो थिएटर में क्या होता है कि थिएटर में हर शो में दर्शक नए हैं, आपका मूड अलग है, आपकी मानसिक अवस्था अलग है, आपके को एक्टर्स की मानसिक अवस्था अलग है, एम्बियंस अलग है। अगर मैं बनारस में एक किसी ऑडिटोरियम में शो कर रहा हूँ, वहां के दर्शक अलग हैं, उनका रिस्पॉन्स अलग होगा, सब कुछ अलग होगा, तो दैट कीप्स यू अलाइव। और हो सकता है उस दिन आपके को एक्टर के मूवमेंट से या ओवरऑल एम्बियंस से आप कुछ नया निकालें। टेलीविजन कैन गेट टू बी बोरिंग बिकॉज अब वही कैरेक्टर और वही लाइन है, बिकॉज उसमें आपकी क्षमता के एक बोरिंग सीन को, एक बोरिंग सेटअप को आप कितने एक्टिंग की बिगेस्ट क्वालिटी है to do the wrong thing with conviction and do the most boring thing with conviction. Okay. It is stressful for the actor to do a regular TV show. Okay. But people who have done daily soaps for 8 years, 9 years, 10 years, I have also done that. I have done shows for 3 years, 4 years, 5 years, but मैं कहीं ना कहीं वो बैलेंस ट्राई करता हूँ कि जिसको हम कहते हैं ना कि लॉस में प्रॉफिट ढूंढने की आप कोशिश करते हैं कि ये अगर कुछ बोरिंग है, कुछ मंडेन है, कि आज दाल बड़ी ब्लैंड है, let me add my own तड़का. Okay, so the तड़का you are kept for the तड़का because television में predominantly medium writer का है, सिनेमा में डायरेक्टर का है, थिएटर एक्टर का है। तो राइटर की, बिकॉज राइटर भी थक जाता है ना, क्योंकि डेली सोप में फैक्ट्री की तरह 6 days a week, 5 days a week उसको एपिसोड देने होते हैं, टीआरपी होती है, और ऑडियंस का फटीक भी होता है, नहीं भी होता है, लेकिन वो एक्टर्स तो वही हैं। तो आपको कई बार एक बोरिंग लाइन या एक रेपिटेटिव लाइन को कन्विक्शन से करना पड़ता है, तो उसमें आप की स्टैंडिंग कैपेसिटी या मतलब किसी बोरिंग चीज को अच्छे, वही बताओ ना कि भाई एक पानी वाली दाल को भी एंजॉय करना चाहिए। बिल्कुल सर। अच्छा, एक चीज और, क्योंकि आपका टाइम, मतलब हमारा टाइम भी और आपका टाइम भी इम्पोर्टेंट है, सो एक चीज और है, जैसे एक क्वेश्चन और आया हुआ है कि फॉर लाइक फाइनेंशियल, अ पर्सन हु इज नॉट वेरी फाइनेंशियली गुड, तो उसके लिए मुंबई में जाके एक्टिंग परस्यू करना कितना इफेक्टिव है या कितना प्रैक्टिकल है? नमित, अगेन it's not an easy profession. Yeah. हम ये भी जानते हैं कि रजनीकांत साहब बस कंडक्टर थे। हम ये भी जानते हैं कि राजपाल यादव ने क्या स्ट्रगल किया। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं कॉर्पोरेट ऑफ जो भी मैंने जो 5 साल नौकरी की थी, मेरी सेविंग्स खत्म हो गई थी, उसके बाद 6-8 महीने मेरे पास कुछ भी नहीं था, और मैं क्या करूं? सो इट्स नॉट इजी, आई एम टेलिंग, इट्स नॉट, बट इट्स लाइक अ बिजनेस ना। देखो, क्रिएटिव इंडस्ट्री में चाहे वो सिंगर हो, डांसर हो, एक्टर हो, म्यूजिशियन हो, इट्स टफ। और आपको ये अपने आप को तैयार कि मैं जिंदगी में यही करना चाहता हूं या चाहती हूं, तभी
तब ही आप आइए बस। मतलब इट्स अदरवाइज इट्स मैं कहूँ कि इंडस्ट्री बहुत ही रोजी है, इट्स नॉट इजी। इन टेलीविजन वी शूट फॉर अबाउट 12 आवर्स एंड 2 आवर्स ऑफ ट्रैवलिंग। फिर जिम भी जाना होता है, फिर आपको घर भी देखना होता है, फिर आप जब मैं डेली सोप करता हूँ तो 6-8 महीने में अपने घर वालों की शक्ल भी नहीं देखता हूँ, एक छत के नीचे रहने के बावजूद। बट फिर ऐसे दिन आते हैं कि 6-8 महीने आते हैं कि फोन बजता ही नहीं है, कोई आपको याद ही नहीं करे। फिर ऐसे दिन भी आते हैं कि 6 प्रोड्यूसरों को वही डेट चाहिए कि भाई इसी दिन शूटिंग करनी है, फिर आप उनमें से एक चूज करते हैं। तो दैट्स द फन ऑफ इट। और इसके लिए कोई रामबाण या कोई तोड़ जवाब या कोई मतलब अलादीन का चिराग नहीं है। आई कांट से एनीथिंग। और आई थिंक एनी एक्टर और एनी सेंसिबल पर्सन हु हैज बीन ऑन द स्ट्रीट विल गिव द सेम एडवाइस। ओके, तो अच्छा, चलते चलते सर कोई एक पीस ऑफ एडवाइस जितने भी हमारे दर्शक हैं या जो भी एक्टिंग में करियर परस्यू करना चाहते हैं उनके लिए। मुझे बहुत सारे एक तो सबसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि भाई मुझे कौन से जॉनर में काम करना मजा आता है, मेरी आवाज का राज क्या है, मैं ये सब देख रहा हूँ। भाई आवाज का राज तो ये है क्योंकि मैंने रेडियो में बहुत काम किया और थिएटर पे मैंने वॉइस की ट्रेनिंग की, और शायद हो सकता है कि मेरे फादर की बहुत अच्छी आवाज थी, मेरे मदर की बहुत अच्छी आवाज थी, तो शायद वो मुझे जीन्स में मिल गए। और चूंकि इतना सारा थिएटर किया तो वॉइस कल्चर में काम किया, तो इसलिए शायद ये शायद हो सकता है कि ऊपर वाले इट्स गॉड गिफ्टेड मे बी। दूसरा एक सवाल आ रहा है कि अब मैं कौन सा रोल करना चाहता हूँ। मैं हर तरह के रोल करना चाहता हूँ, हर जॉनर के रोल करना चाहता हूँ। और मुझे लगता है कि मेरी भूख, आई थिंक जिस दिन मेरी अर्थी चढ़ेगी उसी दिन शायद भूख खत्म होगी। और हर एक्टर जिसको भी एक्टिंग करनी है या एक्टर बनना है, उसको अपनी भूख बरकरार रखनी है। सबसे बड़ी मिसाल जब हम अमिताभ बच्चन को देखते हैं कि उनकी भूख, उनकी जिज्ञासा, उनकी जील, उनका प्रोफेशनलिज्म, उनका वे ऑफ अटैकिंग एवरी कैरेक्टर, जो लोग बताते हैं कि जो उनके अंदर शिद्दत 60s में थी वो आज भी है। मैं 3 फिल्में कर चुका हूं उनके साथ, और जब भी उनके साथ सेट पे होता हूं मुझे लगता है कि जैसे मैं कोई एक नौजवान के साथ काम कर रहा हूं। और मुझे लगता है कि ही इंस्पायर्स मी। एंड any statement for any aspiring actor is first self analysis, B training, C save some money then come to Mumbai city, D try to get into an acting institute, and E be ready to tackle success and failure in the same breath. Let failure be a learning, let success also be a learning. Money and fame is a byproduct. ये आएगा, आप अच्छा काम करेंगे पैसा भी आएगा, शोहरत भी आएगा, बुरा काम करेंगे वो छीन भी जाएगा, बुरा व्यवहार करेंगे तो जल्दी छीनेगा। बी प्रोफेशनल, बी स्ट्रेट। ये जिंदगी, ये दुनिया का व्यवहार है। मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं बोल रहा हूँ कि कोई मतलब गीता ज्ञान यज्ञ या कुछ नहीं, बट दिस इज व्हाट इट इज एंड दैट इज व्हाट इज kept me alive. I have formed my of course I've just noticed a lot of my friends who have worked with my colleagues like Chirag Mehbubani and Natasha Rastogi, who are all online now. Very sweet of them. तो इनके सामने ये ज्ञान बांटना मुझे अपने आप को छोटा महसूस कर रहा हूँ। बट so the basic thing is that just keep on learning. I have not stopped learning, and keep the child in you alive, keep the madness in you alive. Also be grounded. If failure is temporary, success is also temporary. Yeah, true. अच्छा सर, मैं आपको स्टॉक कर रहा था बेसिकली तो मुझे पता चला कि आप लिखते भी हैं। मैं लिखता हूँ, लेकिन मैं आज मैं जानता हूँ तुम बोलोगे क्योंकि भाई मतलब मेरी लिखी हुई नज़म मुझे मैंने कुछ याद नहीं मेरा, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं कुछ सुनाऊंगा, लेकिन मेरी लिखी हुई नहीं है वो। कोई बात नहीं सर, बिल्कुल सुना दो। मतलब मरहूम निदा फाजली, पता नहीं तुमने उनके बारे में सुना है कि नहीं सुना है? सुना है सर, बिल्कुल। उन्हें कौन नहीं जानता सर। नहीं, आज की जनरेशन शायद, अभी तुम क्योंकि थिएटर से जुड़े हो, तो क्या है कि एक एक्टर के लिए मतलब बिकॉज हम सब जो लोग साउथ की इंडस्ट्री में काम करते हैं या बंगाली इंडस्ट्री में काम करते हैं या पंजाबी में काम करते हैं, उनके लिए बात अलग है। लेकिन जब हम बॉलीवुड या हिंदी या इससे जुड़े हुए इंडस्ट्री में बात करते हैं तो उर्दू की समझ हिंदी के साथ साथ बहुत जरूरी है। और निदा फाजली साहब ने कुछ
इतने कमाल की चीजें लिखी हैं। और कई बार ऐसा होता है कि मुझे जब मैं थोड़ा सा लो फील करता हूँ तो उनकी नज्म मुझे याद आती है। तो मतलब एक तो उनकी थी जिसपे रवि राय की एक सीरियल थी जिसके ऊपर जिसकी टाइटल सॉन्ग भी ये था। लेकिन ये एक है कि इट्स कॉल्ड कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। पता नहीं तुमने ये सुनी है कि नहीं। बिल्कुल सर, सुनिए। तो जिन मतलब लोगों ने ईशा नहीं के बाद सुनी मेरा है, फर्स्ट लव तो यही है सर। हाँ, सेकंड लव मतलब। तो जिन्होंने नहीं सुनी है तो उनके लिए है हाँ बिल्कुल। कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। मुकम्मल यानी कि कंप्लीट, जो लोग नहीं जानते हैं। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमी कहीं आसमां नहीं मिलता। तमाम शहर में ऐसा तमाम शहर में ऐसा नहीं खुलूस ना हो। तमाम शहर में ऐसा नहीं खुलूस ना हो। खुलूस यानी कि जो दिल से देता है, और जो जो दुनियादारी जिसको हम कहते हैं। तमाम शहर में ऐसा नहीं खुलूस ना हो, जहां उम्मीद हो इसकी वहां नहीं मिलता। जहां उम्मीद हो जिसकी वहां नहीं मिलता। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमी कहीं आसमां नहीं मिलता। कहाँ चराग जलाए कहाँ गुलाब रखें, कहाँ चराग जलाएं कहाँ गुलाब रखें। छतें तो मिलती हैं लेकिन मकान नहीं मिलता। छतें तो मिलती हैं मगर मकान नहीं मिलता। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। ये क्या अजाब है सब अपने आप में गुम है। ये क्या अजाब है कि सब अपने आप में गुम है। ज़बां मिलती है मगर हम ज़बां नहीं मिलता। ये क्या अजाब है सब अपने आप में गुम है। ज़बां मिलती है मगर हम ज़बां नहीं मिलता। चराग जलते हैं बिनाई बुझने लगती है। बिनाई यानी आईसाइट। जी। चराग जलते हैं बिनाई बुझने लगती है। खुद अपने घर में ही घर का निशान नहीं मिलता। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमी तो कहीं आसमान नहीं मिलता। मरहूम निदा फाजली साहब की नज़्म है। सर मतलब शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं तारीफ कैसे करूं उनकी। क्योंकि जब भी मतलब सुनते हैं, मतलब अभी आप सुना रहे हो, सीरियसली गूज बम्स आ गए मुझे। अरे मतलब वो मुझे मतलब क्या क्या लिखते थे वो, क्या लिखते थे। बहुत और कमाल बहुत की मजेदार। शख्सियत, कमाल की बिल्कुल शख्सियत। सर, बिल्कुल सर। तो सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे। आई होप आपको भी मजा आया होगा। बहुत मजा आया मुझे। माय फर्स्ट इंस्टा लाइव एंड आई थिंक आई रियली एंजॉयड इट एंड आई होप जितने भी लोग इस प्लेटफॉर्म पे आए देखने के लिए वो बोर नहीं हो। आई थिंक दे मस्ट, आई होप दे एंजॉयड इट। बिल्कुल सर। तो सर So and बस जल्द, all the best to या, Alchemy, and I hope you keep on doing the good work and keep theater alive. I mean that's या, a great wish from my end. एंड वी होप टू समडे वर्क विद यू आल्सो। I hope so too. I always love working with young and enthusiastic people. All right. या, यस Okay. सर, थैंक यू See you सो around. मच। Bye. 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 थैंक यू सर, बाय बाय। Bye. Bye. तो हमारे साथ थे अमित बहल सर। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। और सॉरी, सबके क्वेश्चंस मैं नहीं ले पाया, बट कुछ कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझे लगा, तो वो मैंने लिए। और हाँ, जाते जाते एक चीज और कि कल सेम टाइम 7 बजे दुर्गेश कुमार, जो कि एनएसडी पास आउट है और अभी बहुत सारी मूवीज में और वेब सीरीज में आ रहे हैं, कल हमारे साथ वो रहेंगे और उनका इंटरव्यू लेगी वार्षिकी जेठवानी। सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि कल सेम टाइम यहीं पर आ जाइएगा। और बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है वो भी तो पूछने हैं ना। तो बस फिर, थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। सायोनारा।